12 अगस्त 1997, मुंबई का अंधेरी इलाका। सुबह का वक्त और एक आम दिन की तरह शुरुआत। लोग काम पर जा रहे थे, दुकानें खुल रही थीं और इस बीच एक 46 साल का आदमी रोज की तरह मंदिर गया था, पूजा करने के लिए, भगवान के दर्शन के लिए। वो हर सुबह यही करता था क्योंकि आस्था उसकी रग रग में थी। लेकिन जब वो मंदिर से बाहर निकला तो उसके सामने एक आदमी खड़ा था, लंबे बालों वाला, हट्टा कट्टा। वो उसके सामने आता है और कहता है, बहुत हो गई पूजा, अब ऊपर जाकर करना। और इतना कहते ही वो आदमी गोली चला देता है। पहली गोली माथे को छूते हुए निकल जाती है और वो आदमी जमीन पर गिर जाता है। उसका ड्राइवर रूपलाल जब उसकी मदद की कोशिश करता है तो उसे भी दोनों टांगों में गोली मार दी जाती है। ड्राइवर उठ नहीं पाता, लेकिन वो शख्स जिंदा था। वो उठता है, भागता है, मदद मांगने के लिए पास की एक झुग्गी में चला जाता है। एक दरवाजा खटखटाता है, लेकिन वो दरवाजा नहीं खुलता। फिर वो दूसरा दरवाजा खटखटाता है और वो भी बंद रहता है। इस तरह तीसरा, चौथा और हर वो दरवाजा जो वो खटखटाता है वो उसके लिए बंद रहता है। क्यों? क्योंकि लोग डर गए थे। पड़ोस में गोलियां चल रही थीं और कोई बाहर नहीं आया। यानी किसी ने कोई मदद नहीं की और उसे किसी ने नहीं बचाया। वो उठ नहीं पाया और फिर एक एक करके 16 गोलियां हमलावर ने उसके शरीर में उतार दी। उस आदमी का नाम था गुलशन कुमार, टी सीरीज के फाउंडर। उस दौर में कैसेट किंग के नाम से मशहूर थे और जिसने दिल्ली की एक जूस की दुकान से शुरुआत की थी और इंडिया का सबसे बड़ा म्यूजिक एम्पायर खड़ा किया था। उस सुबह जिसने उन्हें मारा वो आदमी अकेला नहीं था। उसके पीछे एक पूरी कहानी है, कॉन्स्पिरेसी है, जिसमें बॉलीवुड था, अंडरवर्ल्ड था, दुबई से लेकर लंदन तक लिंक जुड़ा था और एक ऐसा रिश्ता था जो म्यूजिक की दुनिया से शुरू हुआ था और कत्ल पर जाकर खत्म हुआ। नमस्कार, मेरा नाम है अंकित और आप देख रहे हैं जस्ट का शो क्राइम सीन। ये कहानी शुरू होती है दिल्ली के दरियागंज से। 5 मई 1951 को एक पंजाबी हिंदू परिवार में एक बच्चे का जन्म होता है। उसका नाम रखा गया गुलशन कुमार दुआ। पिता जूस बेचते थे। एक साधारण सा परिवार जो 1947 के बंटवारे में पश्चिमी पंजाब के झंग प्रांत से भागकर दिल्ली आया था, रिफ्यूजी के रूप में, हिंदू विरोधी दंगों से अपनी जान बचाकर। वो आते हैं और दरियागंज में बसते हैं और वहीं एक छोटी सी जिंदगी की शुरुआत होती है। गुलशन बचपन से पिता की मदद करते थे, जूस बेचते थे, लेकिन उनका दिल हमेशा म्यूजिक में था। वो भगवान शिव के भजन गाते और माँ वैष्णो देवी की स्तुति में गीत गाते। धर्म और संगीत अब उनकी रूह में था। एक दिन उनके परिवार ने एक दुकान खरीदी, रिकॉर्ड्स और सस्ती ऑडियो कैसेट्स बेचने वाली। और गुलशन कुमार के दिमाग में एक आइडिया आया जो आगे चलकर एक एम्पायर बन गया। 1983 में उन्होंने सुपर कैसेट्स इंडस्ट्री लिमिटेड की स्थापना की दिल्ली में और शुरुआत में अफोर्डेबल कैसेट्स, कवर वर्जन, सस्ते दाम में म्यूजिक। उस दौर में म्यूजिक का कॉपीराइट सिस्टम इतना टाइट नहीं था और टी सीरीज ने वो म्यूजिक लोगों तक पहुंचाया जो HMV या पॉलीडोर के दाम पर नहीं खरीद सकते थे। अब ये बिजनेस चल पड़ा, जिसके बाद गुलशन कुमार मुंबई आ गए और जहां असली बॉलीवुड था, जहां असली म्यूजिक इंडस्ट्री थी, और वहां उन्होंने जो किया वो किसी ने सोचा तक नहीं था। उन्होंने नए सिंगर्स को लॉन्च किया, कुमार शानू, अनुराधा पौडवाल, सोनू निगम और एक कंपोजिंग डुओ जिसका नाम था नदीम श्रवण। ये नाम इस पूरी कहानी में बार बार आएगा। नदीम अख्तर सैफी और श्रवण राठौर दोनों को टी सीरीज ने प्लेटफॉर्म दिया था। उनके गाने टी सीरीज की कैसेट्स पर आए, हिट हुए और बॉलीवुड में उनकी एक बड़ी पहचान बनी। आशिकी जैसी फिल्म्स में अब उनके ही गाने थे। उन्हें गुलशन कुमार ने इंडस्ट्री में एस्टैब्लिश कर दिया था और फिर 1990 के दशक में टी सीरीज इंडिया की सबसे बड़ी म्यूजिक कंपनी बन गई। 45 कंपनीज, 30 स्टूडियोज, मुंबई और दिल्ली दोनों में। देश के हाईएस्ट टैक्स पेयर्स में गुलशन कुमार का अब नाम था
वो कैसेट किंग के नाम से मशहूर हो चुके थे और उनका साम्राज्य बड़ा होता जा रहा था। लेकिन 1990 के दशक का बॉलीवुड सिर्फ म्यूजिक और ग्लैमर नहीं था। उस दशक में मुंबई पर एक दूसरी दुनिया का साया था, अंडरवर्ल्ड। दाऊद इब्राहिम, अबू सलेम, छोटा राजन, ये उस दौर में बॉलीवुड की गलियों में उतने ही जाने जाते थे जितना किसी फिल्म स्टार के नाम। एक्सटॉर्शन का धंधा जोरों पर था। प्रोड्यूसर्स को पैसे देने पड़ते थे, एक्टर्स को कॉल्स आती थी, डायरेक्टर्स की कास्टिंग में इंटरफेरेंस होती थी। जो नहीं माना उसे एग्जाम्पल बनाया जाता था। राम गोपाल वर्मा ने एक इंटरव्यू में कहा था कि अंडरवर्ल्ड जब अपनी पावर दिखाना चाहता है तो वो बड़े नामों को टारगेट करता है। राकेश रोशन, सलमान खान, शाहरुख खान जैसे नाम, इससे मैसेज जाता है कि एक को मारो 1000 डरते हैं। 1997 तक गुलशन कुमार उस दुनिया की नजर में आ गए थे। डी कंपनी, दाऊद इब्राहिम का वो नेटवर्क जो दुबई से ऑपरेट होता था, जिसने 1993 में मुंबई सीरियल ब्लास्ट करवाए और जिसके लेफ्टिनेंट्स पूरे बॉलीवुड से पैसे वसूलते थे। उस नेटवर्क का एक अहम लेफ्टिनेंट था अबू सलेम, चालाक, एम्बिशियस और खुद को दाऊद से बड़ा साबित करने का जुनून रखने वाला। अबू सलेम ने गुलशन कुमार से 10 करोड़ रुपए की डिमांड की। प्रोटेक्शन मनी, ये वो रकम थी जो बड़े बिजनेसमैन उस दौर में देते थे ताकि उन्हें कोई हार्म ना हो। अब कुछ लोग तो चुपचाप दे देते थे, तो कुछ लोग डर कर देते थे और कुछ लोग थे जो मना कर देते थे। उन्हीं में से एक थे गुलशन कुमार, जिन्होंने मना कर दिया। या कुछ सोर्सेस के अनुसार उन्होंने पहली इंस्टॉलमेंट तो दे दी, लेकिन बाकी देने से इनकार कर दिया। बात एक ही थी, सलेम को नहीं मिला जो चाहिए था। लेकिन स्टोरी में सिर्फ सलेम नहीं है, एक और भी एंगल है। नदीम अख्तर सैफी, वही नदीम जिन्हें टी सीरीज ने लॉन्च किया था। नदीम श्रवण डुओ। कुछ समय पहले नदीम ने टी सीरीज के साथ एक एल्बम किया था, नाम था है जिंदगी। वो एल्बम उतनी मार्केट में कमाई नहीं कर पाई जितनी नदीम को उम्मीद थी। उन्हें लगा कि टी सीरीज ने उनके एल्बम को सही से मार्केट नहीं किया। इस बात पे वो नाराज थे और ये नाराजगी अबू सलेम तक पहुंची। क्यों पहुंची? क्योंकि नदीम और अबू सलेम का कनेक्शन था, एक कनेक्शन जो म्यूजिक की दुनिया से अंडरवर्ल्ड तक जाता था। बॉम्बे हाई कोर्ट ने 2021 में अपने जजमेंट में साफ लिखा कि द assailants had no personal enmity or grudge against the deceased. They had committed the ghastly act as they were hired by Nadeem Safi and Abu Saleem, who wanted to satisfy their personal vendetta against the deceased. यानी एक हायर्ड किलिंग थी जिसे नदीम सैफी और अबू सलेम ने मिलकर प्लान किया था। ये प्लॉट दुबई में बना और दाऊद इब्राहिम के भाई अनीस इब्राहिम के दुबई ऑफिस में। 400 पेज की चार्जशीट में यही लिखा था। मोहम्मद अली शेख नाम का एक शख्स जो अप्रूवर बना, उसने बताया कि ये पूरी की पूरी साजिश वहीं तय हुई। हिटमैन रखे गए और मुंबई में रेकी शुरू हुई। 2 महीने से ज्यादा वक्त तक अटैकर्स ने गुलशन कुमार की एक्टिविटीज को ट्रेस किया। उनका रूटीन देखा कि वो कब मंदिर जाते हैं, कैसे जाते हैं और कितने लोग साथ होते हैं। फिर 5 अगस्त 1997 गुलशन कुमार को एक थ्रेट कॉल आती है, अभी भी पैसे दे दो वरना नतीजा भुगतोगे। गुलशन कुमार ने फोन रखा। राम गोपाल वर्मा ने बाद में बताया कि वो ऐसे आदमी नहीं थे जो डरते। उनके स्ट्रेचर का आदमी एक फोन कॉल से इंटिमिडेट नहीं होता। फिर आती है तारीख 9 अगस्त 1997, दूसरी थ्रेट कॉल। यही आखिरी वार्निंग थी। गुलशन कुमार ने फिर नहीं माना। इसके बाद 12 अगस्त 1997 सुबह का वक्त, गुलशन कुमार रोज की तरह मंदिर गए, अंधेरी इलाके में अपनी कार से, और वो अकेले नहीं थे, ड्राइवर रूपलाल साथ थे। मंदिर में प्रार्थना की और बाहर निकले। तभी सामने वो आदमी खड़ा था, लंबे बालों वाला, जिसका नाम था अब्दुल रऊफ दाऊद मर्चेंट, एलियस रऊफ राजा, अबू सलेम गैंग का हिटमैन, जो पिछले 2 महीनों से गुलशन कुमार का पीछा कर रहा था। अब वो पहली गोली चलाता है जो माथे को ग्रेस करके निकल जाती है। गुलशन कुमार गिरते हैं लेकिन उठकर भागते हैं। और इसके बाद जो होता है वो सबसे दर्दनाक है।
गुलशन कुमार उस झुग्गी बस्ती की तरफ भागे जो मंदिर के पास थी। पहला दरवाजा खटखटाते हैं कि मेरी मदद करो, गोली लगी है। दरवाजा नहीं खुलता है। दूसरा, तीसरा, चौथा और हर दरवाजा बंद रहा। लोग डर गए थे। बाहर गोलियों की आवाजें आ रही थीं और कोई नहीं जानता था कि बाहर क्या हो रहा है, और जो शायद जानते भी थे वो बाहर नहीं निकलना चाहते थे। रऊफ मर्चेंट और उनके साथी पीछे पीछे आते हैं और इसके बाद 16 गोलियां चलती हैं। एक एक करके उस आदमी के शरीर में जो दरवाजे से दरवाजा खटखटा रहा था, ये 16 की 16 गोलियां उसके अंदर उतार दी जाती हैं। इधर ड्राइवर रूपलाल जब हेल्प करने की कोशिश करते हैं तो उनकी दोनों टांगों में गोलियां मार दी जाती हैं। गुलशन कुमार वहीं गिर जाते हैं, उसी गली में, उसी झुग्गी बस्ती के पास जहां कोई दरवाजा नहीं खुला। और 12 अगस्त 1997 उस दिन इंडिया का कैसेट किंग इस दुनिया से चला जाता है। अब मुंबई में खबर फैलती है, बॉलीवुड शॉक में। राम गोपाल वर्मा उस दिन फिल्म मेकर झामू सुगंध के घर पर थे, और जब कॉल आती है तो उन्होंने कहा कि वो कॉल आई तो झामू बिल्कुल हिल गए और तुरंत गुलशन कुमार के घर निकल गए। टी सीरीज दहल गई। एक 46 साल का आदमी जिसने अपने दम पर एक एम्पायर खड़ा किया था, वो चला गया और अपने पीछे छोड़ जाते हैं अपनी पत्नी सुदेश कुमारी, एक 19 साल का बेटा भूषण कुमार, 2 बेटियां तुलसी और खुशहाली और एक भाई कृष्ण कुमार। भूषण कुमार उस समय मात्र 19 साल के थे, कॉलेज में थे और अचानक एक ऐसे एम्पायर के वारिस बन गए जिसे संभालना किसी के लिए भी मुश्किल होता। लेकिन यह कहानी बाद की है। अब पहले बात इन्वेस्टिगेशन की। मुंबई पुलिस ने 1997 में एक 400 पेज की चार्जशीट फाइल की। 26 आरोपियों के नाम थे उसमें। मोहम्मद अली शेख सरकारी गवाह बना। उसने बताया कि साजिश दुबई में बनी, दाऊद के भाई अनीस के ऑफिस में। नदीम सैफी को को-कॉन्स्पिरेटर बताया गया। और यहां जो हुआ वो देखिए। जैसे ही नदीम का नाम सामने आया वो लंदन चला गया, जहां वो उस वक्त विजिट पर था, और वहां से वापस ही नहीं आया। अब इंडिया ने एक्स्ट्राडिशन की रिक्वेस्ट भेजी लंदन हाई कोर्ट को। यह केस लड़ा जाता है, लेकिन लंदन हाई कोर्ट ने नदीम की एक्स्ट्राडिशन रिक्वेस्ट रिजेक्ट कर दी। और इसके बाद तो नदीम ने ब्रिटिश सिटीजनशिप ले ली और इंडिया में उनके खिलाफ केस कमजोर पड़ता चला गया, क्योंकि उनके खिलाफ जो की विटनेस था मोहम्मद अली हुसैन शेख, वो बाद में हॉस्टाइल हो गया। कोर्ट में जाकर वो मुकर गया और नदीम सैफी इसके बाद सभी चार्जेस से एक्विट हो गए। नदीम आज भी यूके में है और इंडिया नहीं आया। नदीम श्रवण का वो डुओ टूट गया। श्रवण राठौर इंडिया में ही रहे और नदीम लंदन में। एक पार्टनरशिप जो टी सीरीज की छांव में पली थी, वो भी बिखर गई। अब अबू सलेम के साथ जो हुआ वो और भी कॉम्प्लिकेटेड था। सितंबर 2002 में अबू सलेम पोर्चुगल के लिस्बन में अरेस्ट हुआ, अपनी गर्लफ्रेंड मोनिका बेदी के साथ। वो दोनों वहां फेक पासपोर्ट्स पर रह रहे थे और अब इंडिया ने पोर्चुगल को एक्स्ट्राडिशन की रिक्वेस्ट भेजी। लेकिन पोर्चुगल ने एक कंडीशन रखी, जिन केसेस के लिए सलेम को इंडिया भेजा जाएगा उनमें उसे डेथ पेनल्टी नहीं दी जाएगी, और जो केसेस लिस्टेड किए गए एक्स्ट्राडिशन के लिए उनमें गुलशन कुमार मर्डर केस था ही नहीं। और नवंबर 2005 में अबू सलेम इंडिया आया, लेकिन गुलशन कुमार मर्डर केस के लिए नहीं। 1993 मुंबई ब्लास्ट और कुछ दूसरे केसेस के लिए। उस केस में वो कभी फॉर्मली ट्राइड नहीं हुआ। रमेश तौरानी का नाम इस केस में आया, टिप्स इंडस्ट्रीज के को-फाउंडर। उन पर आरोप था कि उन्होंने कॉन्स्पिरेसी में हाथ बटाया, लेकिन सेशंस कोर्ट ने 2002 में उन्हें एक्विट कर दिया। कोई एविडेंस नहीं था। उनके खिलाफ एकमात्र गवाह आरिफ लकड़वाला था, जिसने तौरानी से सिर्फ एक बार 27 जून 1997 को मुलाकात की थी। टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड नहीं हुई और कोर्ट ने पाया कि एविडेंस इनफ नहीं है। और 29 अप्रैल 2002 अब्दुल रऊफ दाऊद मर्चेंट एलियास रऊफ राजा को एडिशनल सेशंस जज एमएल तहिलियानी ने लाइफ इम्प्रिजनमेंट की सजा दी, गुलशन कुमार की हत्या और उनके ड्राइवर पर हमले के 2 काउंट्स में, और इसके साथ ही डेथ पेनल्टी की मांग रिजेक्ट कर दी। जज ने कहा कि ये एक्सट्रीम ब्रूटैलिटी का केस नहीं था और कॉन्स्पिरेसी अभी प्रूव नहीं हुई थी। 18 अन्य आरोपी भी एक्विट हो गए
और अब इस कहानी से 2021 में एक और चैप्टर जुड़ा। बॉम्बे हाईकोर्ट जुलाई 2021 में हत्या के 24 साल बाद अब्दुल रऊफ दाऊद मर्चेंट की अपील रिजेक्ट कर देती है और लाइफ इंप्रिजनमेंट को बरकरार रखा जाता है और उसके भाई अब्दुल राशिद को भी लाइफ इंप्रिजनमेंट की सजा दे दी जाती है। हाईकोर्ट ने अपने जजमेंट में लिखा कि द असेलेंट्स हैड नो पर्सनल एनिमिटी और ग्रज अगेंस्ट द डिजीज्ड। They had committed the ghastly act as they were hired by Nadeem Safi and Abu Saleem, who wanted to satisfy their personal vendetta against the deceased. कोर्ट ने माना कि एक कॉन्ट्रैक्ट किलिंग थी, हायर्ड मर्डर, जिसमें नदीम और सलेम ने गुलशन कुमार के खिलाफ अपने पर्सनल वेंडेटा निकाले। रमेश तौरानी की एक्विटल के खिलाफ जो अपील थी वो भी डिसमिस हो जाती है। तो 2021 में केस का फाइनल आउटकम यह था कि एक शूटर कन्विक्टेड होता है। कॉन्स्पिरेसी प्रूव नहीं हुई, नदीम यूके में है और सलेम इंडिया में, लेकिन दूसरे केसेस के लिए, और इधर तौरानी एक्विट। अब जो सवाल हमेशा से पूछा जाता रहा वो ये है कि क्या पूरी कॉन्स्पिरेसी कभी एक्सपोज हुई? क्या सभी कल्प्रिट्स कभी अदालत के सामने आए? जवाब है नहीं। लेकिन गुलशन कुमार की कहानी सिर्फ उनकी हत्या पर खत्म नहीं होती। उनके जाने के बाद जो हुआ वो भी उतना ही बड़ा है। टी सीरीज, जिसे गुलशन कुमार ने 1983 में एक आइडिया के साथ शुरू किया था, जो 1997 में इंडिया की सबसे बड़ी म्यूजिक कंपनी थी, उस कंपनी का बोझ अचानक एक 19 साल के लड़के के कंधों पर आ गया। भूषण कुमार, गुलशन कुमार के बेटे, जो उस वक्त बमुश्किल कॉलेज में पढ़ रहे थे, जिनका पूरा नाम था भूषण कुमार दुआ। उनका जन्म 27 नवंबर 1977 को हुआ और वो अब एक ऐसे साम्राज्य के उत्तराधिकारी थे जिसे खुद देखभाल की जरूरत थी। उनके साथ थे उनके चाचा कृष्ण कुमार। दोनों ने मिलकर टी सीरीज चलाया, कैसेट से सीडीज की तरफ मूव किया और फिर डिजिटल की तरफ। 2006 में टी सीरीज का यूट्यूब चैनल शुरू हुआ और वो यूट्यूब चैनल आज दुनिया का सबसे ज्यादा सब्सक्राइब चैनल है। 311 मिलियन सब्सक्राइबर्स और 338 बिलियन व्यूज। गुलशन कुमार ने जो बीज 1983 में एक दिल्ली की दुकान में बोया, वो आज एक ऐसा पेड़ है जिसकी छाया पूरी दुनिया में है। लेकिन बॉलीवुड पर उस मर्डर का जो असर हुआ वो अलग था। 1997 के बाद बॉलीवुड में अंडरवर्ल्ड का डर और गहरा हो गया। जो लोग सोचते थे कि हम बड़े नाम हैं, हमें कुछ नहीं होगा, उन्हें 12 अगस्त 1997 की उस सुबह जवाब मिल गया था। साल 2000 में राकेश रोशन को कहो ना प्यार है कि सक्सेस के बाद उनके ऑफिस के बाहर गोली मारी गई। वो बच गए, बट इस बार भी मैसेज क्लियर था। शाहरुख खान को, सलमान खान को, ऋतिक रोशन को थ्रेट्स मिली। राम गोपाल वर्मा ने कहा कि उस दौर में हर बड़ा प्रोड्यूसर और डायरेक्टर अंडरवर्ल्ड के प्रेशर में था। लेकिन धीरे धीरे मुंबई पुलिस ने एनकाउंटर ऑपरेशंस तेज किए। दाऊद इब्राहिम इंडिया छोड़ के भाग चुका था और पाकिस्तान में बताए जाने की कई बार खबर आई। अबू सलेम पोर्चुगल में पकड़ा गया और उस दशक का वो अंडरवर्ल्ड धीरे धीरे कमजोर होने लगा। राम गोपाल वर्मा ने 1998 में सत्या बनाई और 2002 में कंपनी बनाई। उन फिल्म्स में जो अंडरवर्ल्ड था वो रियल लाइफ से इंस्पायर्ड था। उस दौर की स्टोरीज थीं जो फिल्मों में आई और लोगों ने देखा कि बॉलीवुड ने उस डार्कनेस को कैसे पकड़ा। गुलशन कुमार के जाने के बाद भी उनकी विरासत जीवित है। वैष्णो देवी मंदिर में उनका लंगर आज भी चलता है जो उन्होंने शुरू किया था। भूषण कुमार वो काम आज भी जारी रखे हुए हैं। उनकी बेटियां तुलसी कुमार और खुशहाली कुमार प्लेबैक सिंगर्स बनी। जो पिता ने नए सिंगर्स को लॉन्च करने की ट्रेडिशन शुरू की थी वो घर में ही जारी है। वहीं भूषण की पत्नी दिव्या कुमार खोसला एक एक्ट्रेस और डायरेक्टर हैं। एक जूस बेचने वाले का बेटा जो दरियागंज से निकला था, जिसने इंडिया की म्यूजिक इंडस्ट्री बदली, जिसने कुमार सानू, अनुराधा पौडवाल, सोनू निगम, नदीम, श्रवण जैसे नामों को प्लेटफॉर्म दिया, वो 46 साल की उम्र में एक मंदिर के बाहर गोली खाकर चला गया। गुलशन कुमार के मर्डर को अब लगभग 29 साल हो चुके हैं। नदीम यूके में है और अबू सलेम दूसरे केसेस में इंडिया में है। और दाऊद इब्राहिम, पाकिस्तानी ऑफिशियल्स अक्सर उनके होने का इनकार करते हैं, लेकिन इस बारे में सब जानते हैं। बॉलीवुड में अंडरवर्ल्ड का खौफ बता रहे थे कि कोई घायल आदमी की मदद भी नहीं कर सका, और ये भी दिखा रहे थे कि कैसे पैसे और रसूख के बावजूद आगे हर दरवाजा बंद हो जाता था।
क्राइम सीन के आज के एपिसोड में फिलहाल इतना ही। आपको एपिसोड कैसा लगा हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। स्टोरी की स्क्रिप्टिंग की है हमारे साथी दीपेंद्र गांधी ने। कैमरे के पीछे हैं अहमद अब्बास, साउंड पर हैं संदीप पांडे जी और मेरा नाम है अंकित। आप देख रहे हैं जिस्ट। शुक्रिया।